गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 12। अब देखेंगे लेक्चर 12 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, क्लास 10 फिजिक्स है। और बताए थे कि ये आपका नंबर है 7258958011। इस नंबर पे अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप या तो व्हाट्सअप करेंगे या आप कॉल करेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे। हम आपसे कांटेक्ट करने के लिए हमेशा 24 आवर कभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप जब भी आप वीडियो देखते हैं, चाहे वो रात में देखिए, सुबह में देखिए, दिन में देखिए, आप कभी भी कांटेक्ट साध सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे आगे की यहाँ के बाद क्या चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आपका 2 स्टार समझा देते हैं कि हम लोग बात किए थे कि ये मान ऊपर में है सघन माध्यम और नीचे में है विरल माध्यम। समझिएगा, ऊपर में सघन माध्यम और नीचे में क्या हो गया, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम जो होता है इसका जिसका अपवर्तनांक क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पे हम 2 लाइन बोलेंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। देखेंगे, मतलब सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। इसका मतलब है कि जिस माध्यम में का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा। फिर समझिए, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग या अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग कम होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। तो सघन माध्यम है तो इसमें वेग क्या होगा, इसमें वेग कम होगा। वेग कम होगा, किसका वेग, प्रकाश का वेग। प्रकाश का जो वेग है वो कम होगा। और ये जो आपका विरल माध्यम है इसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जिस माध्यम का 2 लाइन है बस आपको समझना है। जिस माध्यम, अगर अपवर्तनांक अधिक है मतलब सघन माध्यम है तो उसमें प्रकाश का वेग कम होगा, अगर विरल माध्यम है तो उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। इसका मतलब है कि अपवर्तनांक अधिक, यहाँ पे एक लाइन समझाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि अपवर्तनांक अधिक तो वेग क्या होगा, कम। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इसका मतलब दोनों कैसा रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अपवर्तनांक समानुपाती 1/वेग, 1/वेग। अर्थात अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v। म्यू क्या है, अपवर्तनांक, और v क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब अपवर्तनांक अधिक तो वेग कम, अगर वेग अधिक तो अपवर्तनांक कम। दोनों में क्या है, दूसरे में उल्टा रिलेशन है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है आपका अपवर्तनांक। आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में फुल्ली डिस्कशन करेंगे और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि अपवर्तनांक के बारे में, तो आज का हेडिंग है लेक्चर 12 में अपवर्तनांक। ये देखिए अपवर्तनांक क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। तो सबसे पहली बात जानना है कि अपवर्तनांक जो है, हम बोलेंगे आप उसे नोट करेंगे। अपवर्तनांक जो है वो 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग को संबंधित करता है। फिर समझिए, अब इसको शुरू से समझेंगे अच्छे से। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का प्रॉपर्टी है, माध्यम का गुण है। अपवर्तनांक जो है वो किसी माध्यम का गुण है जिस कारण 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग किसमें कम या किसमें अधिक है, इस बात का पता चलता है। किससे, अपवर्तनांक से। इसका मतलब है कि अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग को संबंधित करता है। फिर से, अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग को संबंधित करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है। क्या बोले, अपवर्तनांक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। तो अपवर्तनांक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है वो देखिए। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। समझिएगा, एकदम लाइन टू लाइन समझिए। सापेक्ष अपवर्तनांक एक क्या हो गया, एक होता है अपवर्तनांक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोले, अपवर्तनांक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जरा इसकी हम लोग बात करते हैं, समझिएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। बोलता है कि जैसे अगर किसी माध्यम का अगर किसी माध्यम में प्रकाश का वेग को निर्वात की तुलना में अध्ययन किया जाए,
तो उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब क्या कि जैसे दो अलग अलग माध्यम है, यदि उसमें से एक माध्यम हवा है तो ऐसे अपवर्तनांक को बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर दोनों दो माध्यम है तो उसमें से दोनों में से कोई भी एक हवा नहीं है, एक पानी एक कांच है, एक पानी एक दूध है, तो इस प्रकार का अगर दो अलग अलग माध्यम होगा तो उसे बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करना है आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब म्यू इक्वल टू होता है म्यू वन, या मान लो म्यू वन इक्वल टू हो गया हवा में प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में, माध्यम कौन सा माध्यम है, म्यू वन का मतलब माध्यम वन, तो ये हो जाएगा माध्यम वन में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, तो म्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर हवा में प्रकाश के वेग को किससे लिखते थे, c से, और माध्यम वन का मतलब क्या हो गया v1, माध्यम वन में मान लेते हैं v1। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लो कोई बोलेगा म्यू टू, तो म्यू टू का मतलब क्या हो गया, म्यू टू का मतलब हो गया हवा में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग बटा माध्यम दो में, माध्यम दो में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, माध्यम दो में प्रकाश का वेग। तो यहां से म्यू टू बराबर क्या लिखेंगे, म्यू टू बराबर लिखेंगे c बटा वी टू, c बटा वी टू। लेकिन ये कौन है, ये है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। ओके, अब देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब दूसरा पॉइंट, उसका नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे, सापेक्ष इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो कि आपने क्या बोला, ये माध्यम वन है और ये माध्यम टू है, माध्यम वन है और ये नीचे में माध्यम दो है। म्यू वन का मतलब माध्यम वन और म्यू टू का मतलब माध्यम टू। मान लो इसमें से प्रकाश आया और अपवर्तन के बाद और प्रकाश इसमें चला गया, ये हो गया आई और ये हो गया आर, ये वाला। तो इस दोनों माध्यम को आपस में रिलेट करना है, इसका मतलब हो गया, यहां देखिएगा, अर्थात आज जो है म्यू वन और म्यू टू को कंपेयर करना है, म्यू वन और म्यू टू को कंपेयर करना है, समझिएगा। तो जैसे मान लो हम लिखते हैं म्यू वन टू, पहले इसको आप पढ़ना सीखिए, म्यू वन टू इसको पढ़ते हैं माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष। इसको पढ़िए, बार बार पढ़िएगा, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझिए इसको, म्यू 12 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे म्यू वन टू। इसका मतलब है इसको पढ़ेंगे माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष। क्या बोले, माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष। समझिएगा, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसको हमेशा बट्टा के नीचे लिखिएगा और जिसका निकालते हैं उसको बट्टा के ऊपर लिखिएगा। समझिएगा, सापेक्ष का मतलब हो गया नीचे, बट्टा के नीचे। इसका मतलब है निकालना एक का है, किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष। तो ऊपर में कौन होगा, वन, नीचे में कौन होगा, दो। तो इसको लिखेंगे म्यू वन टू इक्वल टू म्यू वन बटा म्यू टू। क्या हो जाएगा, म्यू वन बटा म्यू टू। क्या हो जाएगा, म्यू वन बटा म्यू टू। अब देखेंगे म्यू वन बराबर क्या पढ़ाए हैं आपको, म्यू वन बराबर पढ़ाए थे सी बटा वी वन, म्यू टू बराबर क्या पढ़ाए थे, सी बटा वी टू। तो इस दोनों को रख सकते हैं, ये बनेगा सी बटा वी वन, नीचे में सी बटा वी टू। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सी बटा वी वन, ये जब ऊपर जाएगा तो बनेगा वी टू बटा सी, सी कट गया, क्या बन गया, वी टू बटा वी वन। इसका मतलब म्यू वन टू बराबर म्यू वन बटा म्यू टू बराबर वी टू बटा वी वन। क्या हो गया, म्यू वन टू बराबर म्यू वन टू बराबर म्यू वन बटा म्यू टू बराबर वी टू बटा वी वन। ओके, वी टू बटा वी वन। देखिए हम क्या बोले थे कि अपवर्तनांक जो होता है वेग के साथ उल्टा रिलेशन होता है। ऊपर में म्यू वन है तो यहाँ ऊपर में वी टू है, नीचे में म्यू टू है तो यहाँ वी वन है। ठीक है, सिमिलरली जरा सा आप आगे देखिएगा। ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक में हम लोग आगे देखते हैं, समझिएगा। मान लो हम लिखते हैं, अभी क्या लिखे थे, म्यू वन टू, हम लिखते हैं म्यू टू वन। क्या लिखे, म्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, माध्यम
2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। क्या बोल रहे हैं? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। क्या बोले? जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको कहाँ लेंगे? नीचे में। तो ये क्या बनेगा? μ2 बटा μ1। देखिए ना, जिसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष है तो 1 नीचे में, या यहाँ देखिए जो पहले होगा वो ऊपर में, जो बाद में होगा वो नीचे में। ठीक है, आप बताइए μ2 के जगह पे c बटा v2, μ1 के जगह पे c बटा v1। ये जब ऊपर जाएगा तो बनेगा v1 बटा v2। ओके, इसका मतलब μ21 बराबर μ2 बटा μ1 बराबर v1 बटा v2। क्या बन गया? v1 बटा v2। समझ में आया? तो μ12 और μ21, μ12 और μ21। सिमिलरली मान लीजिए आपके सामने लिखा रहेगा μAg। यहाँ समझिए एक बार, μAg, ए का मतलब है एयर और जी का मतलब है ग्लास। तो लिखेंगे एयर का अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष। क्या लिखें? ए का मतलब एयर, जी का मतलब ग्लास, इसका मतलब ए से एयर लिख दिए, जी से ग्लास लिख दिए। एयर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? μAg को लिखा जाएगा μA बटा μg। आप ये सभी चीज को बुक में ना देखें, हम जैसे समझाते हैं वैसे समझें। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है μGW, इसको पढ़िए। इसका मतलब ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। इसका मतलब हो गया ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक किसके? वाटर के सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष। ओके, तो ये क्या बनेगा? μGW इक्वल टू μg बटा μW। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो सेम टू सेम हम एक रिलेशन लाना चाहते हैं। जरा सा आप देखिएगा, एक रिलेशन लाना चाहते हैं। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है कि μ12 बराबर कितना है? μ1 बटा μ2। ठीक है, μ21 कितना है? तो ये है μ2 बटा μ1। जरा सा दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात μ12 गुना μ21, μ12 गुना μ21। तो μ12 के जगह पे μ1 बटा μ2, μ21 के जगह पे μ2 बटा μ1। ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कितना हो गया? μ12 गुना μ21 बराबर क्या हो गया? 1। या यहां समझिए, या μ12 बराबर 1 बटा μ21, 1 बटा μ21। आपको सवाल ऐसे पूछेगा, जरा इसको स्टडी करके रखिए। इस रिलेशन को स्टडी करने के बाद देखिए सवाल कैसे पूछेगा। आपसे सवाल पूछेगा कि यदि, देखिए सवाल क्या पूछता है, यदि μAg बराबर 1.4 हो तो μGA कितना होगा? देखिए क्या है, μ12 और μ21, AG देखिए ना, 1 2 2 1 दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1। अभी हमने पढ़ाया सॉल्यूशन कैसे करेंगे। μAg गुना μGA, गुणनफल कितना बताए? 1। क्या चाहिए? GA चाहिए। तो μGA बराबर हो जाएगा 1 बटा μAg। अब μAg का मान कितना है? 1 बटा 1.4। समझ में आ रहा है? 1 बटा 1.4। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, तो इस तरीके का एक सवाल आपसे 100% पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अब एक स्टार आप समझिएगा, म्यू का जो मान होता है, म्यू का मान सबसे कम किसके लिए? हवा के लिए। हवा के लिए ये सबसे कम है, सबसे कम है। सबसे कम म्यू किसका होता है? हवा का। कितना होता है? 1। और म्यू बराबर 2.4 ये होता है हीरा के लिए, और ये है सबसे अधिक। सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? हवा का। कितना होता है? 1। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.4। इसका मतलब किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो म्यू का वैल्यू 2.4 से कम होगा और 1 से अधिक होगा। इसी बीच में कोई भी अपवर्तनांक पाया जाएगा, इसके बाहर अपवर्तनांक नहीं जाएगा।
1 किसका होगा, हवा का, 2.4 किसका होगा, सबसे अधिक हीरा का। तो ये क्या है, अपवर्तनांक का एक रेंज है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, अपवर्तनांक के बारे में। ओके, आप देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण, समझिएगा। अगला जो हेडिंग है हम लोग का, वो हेडिंग है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसका नाम क्या हो गया, क्रांतिक कोण, मतलब क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या है, मान लो कि ये आपका अपवर्तक सतह है और यहाँ नीचे में अच्छे से इस घटना को समझना है, और नीचे में है सघन माध्यम, ये है सघन माध्यम, और ऊपर में है विरल माध्यम। विरल माध्यम, बात को समझना है, नीचे में सघन माध्यम और ऊपर में विरल माध्यम। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब प्रकाश किरण, इसको गौर से समझना पड़ेगा आपको। मान लो ये प्रकाश किरण गई और इसका कोण है, मान लेते हैं 10 डिग्री। तो प्रकाश आज सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। और आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। मतलब अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है और आपतन कोण का मान कम होता है। ओके, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग या तो एनसीईआरटी का बुक हो, या भारती भवन हो, या और कोई पब्लिकेशन हो, या फिर आपके पास टाटा टीएमएच पब्लिकेशन का बुक हो, आप उसे न्यूमेरिकल्स बनाइए और प्रैक्टिस बहुत कीजिए अगर अच्छा करना है लाइफ में। तो आपने क्या बोला, और अगर आप रियल में मेरा 10th का, 11th का, 12th का सारा वीडियो अगर आप साइंस का देख लेते हो, तो आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो ना, एक सवाल नहीं कॉपी से बाहर जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज ध्यान देंगे आप। तो क्या हुआ, 10 डिग्री है, तो जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो ये मान लो हो गया कितना, 25 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप क्या करो, ये पहला रे था, पहला। अब एक दूसरा रे लेते हैं। अब हम लोग क्या किए, इस बार जो आपतित किरण है, ये दूसरा आपतित किरण लिए। इस बार कोण ले लिए हम 20 डिग्री। कोण कितना लिए, 20 डिग्री। तो इस बार जो रे गया है वो और अधिक पे चला गया, वो चला गया मान लो ऐसा 55 डिग्री। ऐसा, ये नहीं कि ये कोई फॉर्मूला पे बैठा हुआ, ऐसा नहीं है, बस एक एग्जांपल है, 55 डिग्री। और हम लोग क्या किए, तीसरा रे लिए, और इस बार क्या किए, इस बार जो ये तीसरा रे लिए, तीसरा रे मान लो ले लिए हम 40 डिग्री। कितना ले लिए, 40 डिग्री। तो ये जो आपका अपवर्तन कोण है वो हो गया इस तरीके से चला गया, और वो हो गया कितना, वो हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब कि ये जब आई, ये किसका मान है, आई का मान, और ये किसका मान है, आर का मान। ठीक है, मतलब क्या कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण बढ़ता है, थोड़ा अधिक बढ़ता है। फिर समझिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आपतन कोण कम बढ़ाने से अपवर्तन कोण अधिक बढ़ता है। लेकिन क्रांतिक कोण किसे कहते हैं वो देखिए। क्रांतिक कोण का मतलब क्या है, क्रांतिक कोण का मतलब होता है आपतन को, देखिए आपतन कोण 10 था तो अपवर्तन कोण 25, आपतन कोण 20 हुआ तो अपवर्तन कोण 55, आपतन कोण 40 हुआ तो अपवर्तन कोण 90 हो गया। गौर करेंगे, हम वहां जाके रुक गए। अर्थात क्रांतिक कोण क्या है जरा वो सुनिए। अब आप लिखेंगे क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वैसा मान, आपतन कोण का वैसा मान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। क्या बोले, आपतन कोण का वैसा मान जिसके संगत अपवर्तन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तब इस प्रकार के आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर समझिए, आपतन कोण का वैसा मान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तब इस प्रकार के आपतन कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का अंग्रेजी क्रिटिकल एंगल, उसका पहला अक्षर सी। इसीलिए आज के बाद हम लोग आई को लिखेंगे आई सी। आई सी का मतलब क्रिटिकल एंगल जिसके संगत अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। अब जरा से इसका डेरिवेशन करते हैं वो देखिएगा। तो आपने क्या बोला कि मान लो ये अपवर्तक सतह है और ये आपतन कोण है कितना, आई सी। ओके, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण कितना, आर बराबर 90 डिग्री। ठीक, मान लो ये कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, और ये हवा है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, म्यू बराबर 1।
ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक म्यू और इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1 हो गया। चलिए जरा सा इसमें हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ, तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक और उसी माध्यम के कोण का साइन, मतलब म्यू गुना साइन आई सी का गुणनफल हमेशा बराबर होगा। तो इधर हो जाएगा साइन आर गुना 1, तो म्यू गुना साइन आई सी बराबर आर का मान कितना 90, तो हो जाएगा साइन 90 गुना 1, साइन 90 का मान कितना 1, तो हो जाएगा म्यू गुना साइन आई सी बराबर 1, साइन 90 का मान 1, 1 गुना 1 कितना हो गया 1, इसीलिए साइन आई सी बराबर 1/म्यू। क्या आ गया साइन आई सी बराबर, आई सी का मतलब क्या है क्रिटिकल एंगल, क्या है आई सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, तो साइन आई सी बराबर 1/म्यू, इसीलिए आई सी बराबर होता है, जब साइन उधर जाएगा तो अभी हम लोग को यहाँ पढ़ने के लिए, ये 12th में पढ़ने के लिए साइन इनवर्स 1/म्यू। तो क्रिटिकल एंगल अर्थात अगर म्यू ये है रिलेशन बिटवीन, इसको बोलते हैं ये है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ये है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध, ये जो दिया है इसका नाम है, इसका नाम है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। उम्मीद करेंगे आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांति कोण के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या पढ़ने जा रहे हैं आप पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिएगा तो अगला हेडिंग देंगे आप, अगला हेडिंग है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगला हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगला हेडिंग क्या है पूर्ण, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए है क्या, मान लो आपने क्या किया, ये अविलंब है, ये कोई प्रकाश किरण है, तो ये मान लो क्रांति कोण है सी का मतलब क्या हो गया क्रिटिकल एंगल, आई सी लिख दी, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर 90 डिग्री। यदि क्रांति कोण का मान आई सी से बढ़ा दिया जाए, ये जो क्रांति कोण का मान, ये जो आई है, अगर आई ग्रेटर देन आई सी हो जाए तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, जिस कारण प्रकाश जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में वापस लौट गई। फिर समझिएगा, यदि क्रांति कोण का मान, फिर से इसको हम समझाते हैं एक बार फिगर में, देखिएगा फिर से फिगर में देखेंगे आप, मान लो ये आपका क्रांति कोण है आईसी है, तो इसके संगत अपवर्तन कोण कितना होगा आर बराबर 90 डिग्री। यहां तक तो पढ़े हैं क्रिटिकल एंगल में। अब हम क्या किए, हम बोले कि यदि ये दूसरा किरण है, इसका ये आपतन कोण है, लेकिन ये आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से अधिक है। आप देखो ना, ये जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण से अधिक है, क्रांति कोण से अधिक होने की वजह से अपवर्तन कोण क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। तो 90 डिग्री से अधिक होने का मतलब, 90 डिग्री से अधिक होने का मतलब इस माध्यम में आ जाएगी, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में लौट गई। इसी घटना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश किरण, ये माध्यम कैसा है सघन माध्यम, और ये माध्यम कैसा है विरल माध्यम, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है वो देखेंगे। यदि, अब उसको लिखिएगा, यदि क्रांति कोण का मान, ऐसे लिखेंगे, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, जिस कारण प्रकाश जिस माध्यम से प्रवेश करती है उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का 2 शर्त है। अब क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त। क्या शर्त है,
दो शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, इसे आप एग्जाम में लिखेंगे अगर पूछेगा तो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितनी शर्त हैं? दो शर्त हैं। पहला शर्त है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। पहला क्या बोले? प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। और दूसरा कंडीशन है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना होगा। पहला कंडीशन क्या है? प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना होगा। ओके, अब TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या क्या है? जैसे देखिए, सबसे पहला उदाहरण है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, पहला रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। दूसरा, रोड पर जब आप कभी कभी देखेंगे रोड पे लगेगा कि ये पानी गिरा हुआ है, ठीक है, तो रोड पर छाया का बनना, रोड पर पानी का आभास होना, रोड पर पानी का आभास होना। तीसरा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, बोलिए किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रोड पर पानी का आभास होना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चौथा है आपका ऑप्टिकल फाइबर, उसको बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु किस घटना पर काम करता है? प्रकाशीय तंतु किस घटना पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पांचवा है जैसे कोई शीशा क्रैक हो गया तो उसमें एक दरार पड़ता है, तो शीशे के दरार का चमकना, शीशे के दरार का चमकना, शीशे के दरार का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। छठा है जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, परख नली को पानी में डाल दिया तो परख नली चमक रहा है, तो वो भी उदाहरण है परख नली का पानी में डालने पर चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रोड पर पानी का आभास होना, हीरे का चमकना, प्रकाशीय तंतु, शीशे के दरार का चमकना, परख नली का पानी में डालने पर चमकना, तो ये सभी उदाहरण किसका है? ये सभी उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लास स्लैब। मान लो कोई बर्फ का सिल्ली है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास स्लैब, कोई ग्लास का स्लैब है या ग्लास का टुकड़ा है। ग्लास स्लैब में अपवर्तन कैसे होता है? ग्लास स्लैब में अपवर्तन क्या पढ़ेंगे? ग्लास स्लैब में अपवर्तन देखेंगे। ग्लास स्लैब में अपवर्तन कैसे होगा? मान लो ये आपका ग्लास स्लैब है, यही है आपका ग्लास स्लैब। ओके, इसमें मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण जो है आपतित होती है, आपतित हो गई तो ये कोण हो गया R। आप देखेंगे तो ये इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होगा, ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, ठीक है। इस कोण को आप देखेंगे, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा झुक जाएगी तो इसका नाम हो गया R1, ठीक है। अब दूसरा यहां पे नॉर्मल डालेंगे, इसको मान लेते हैं R2, तो यहां से जब प्रकाश निकलेगी तो वह अभिलंब से दूर भाग जाएगी, तो इस प्रकार से बनेगा। ये मेरा क्या कहना है, तो ये हो गया हवा, यहां भी क्या है हवा, और ये क्या है, ये है शीशा। ग्लास मतलब क्या हो गया, शीशा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। अर्थात इसमें हम कहना क्या चाहते हैं, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, फिर ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं ई। ई मतलब होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये ई का नाम क्या है, ई का नाम मतलब क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हम इसमें कहना क्या चाहते हैं, जरा वो देखिए आप। हम कहना चाहते हैं कि मान लो इसका अपवर्तनांक है μ1, इसका हो गया μ2, तो अगर ऊपर में भी हवा है नीचे में भी हवा है तो ऊपर भी μ1 और नीचे भी μ1। अब देखेंगे ये है सतह 1, ये पहला सरफेस, और ये हो गया
दूसरा सरफेस। ठीक है, तो लिखते हैं सरफेस 1 के लिए, यहां जरा हम लोग पढ़ते हैं, लिखेंगे पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए स्नेल का नियम क्या बोलता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर के जगह पे R1 है, बराबर होता है μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1, तो क्या बनेगा μ2 बटा μ1, समीकरण 1। अब चलिए दूसरे सतह के लिए, अब होगा दूसरे सतह के लिए, दूसरे सतह के लिए, दूसरे सतह में क्या बनेगा, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, तो साइन R2 बटा साइन E बराबर क्या होगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां क्या बनेगा, दूसरा माध्यम μ1, पहला μ2, तो ये बनेगा आपका μ1 बटा μ2। हम सोचे जरा इसको पलट देते, क्योंकि इधर μ2 बटा μ1 है, तो ये हो जाएगा साइन E बटा साइन R2 बराबर μ2 बटा μ1। समीकरण क्या हो गया 2। 1 और 2 को देखिए, RHS बराबर है, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का RHS क्या है, बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए साइन I बटा साइन R1 बराबर साइन E बटा साइन R2। मेरा कहना है कि ये जो R1 R2 है, देखिए ये डॉट डॉट और ये डैश डैश, ये दोनों समांतर रेखा है, और जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण ये और ये R1 R2 एकांतर कोण है, तो वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे R1 बराबर R2 क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कैसा है, एकांतर कोण है, 9th का ज्योमेट्री कहता है। तो अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया तो क्या बन गया, साइन I अब बराबर साइन E, इसीलिए दोनों तरफ से साइन हटा देंगे तो बन जाएगा I बराबर E। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस, दोनों बराबर होगा। अगर दोनों बराबर हो गया, ये दोनों कोण, अगर ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों जो रेखा है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। अर्थात मेरा ये कहना है कि जब प्रकाश किरण ग्लास स्लैब से निकलती है तो वो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण ये अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। फिर समझिए, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ग्लास स्लैब से प्रकाश के निकलने पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती है। क्यों, क्योंकि I बराबर क्या है, E है। देखिए ना आप, I बराबर क्या है, E है। तो अगर ये I बराबर E है, इसका मतलब है कि ये किरण और ये किरण, ये दोनों क्या होगा, समांतर हो जाएगा। और अब देखिए, लेकिन ये आपतित किरण है, ये कैसा है, आपतित किरण, और ये कैसा है, ये है अपवर्तित किरण, ये कैसा है, अपवर्तित किरण। देखेंगे कि आपतित किरण जो है वो अपवर्तित किरण से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। क्या हुआ है, ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण ये है, अपवर्तित, देखिए ना, आपतित किरण तो ये ऊपर वाला है ना, अपवर्तित किरण नीचे वाला, दोनों क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इस शिफ्ट का नाम है पार्श्व विस्थापन। क्या नाम इसका, पार्श्व विस्थापन, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। क्या हो गया, पार्श्व विस्थापन। ये पार्श्व विस्थापन कितना होगा, ये पार्श्व विस्थापन कितना होगा, जरा इसके बारे में ये पार्श्व विस्थापन कितना होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लाइट कट जाने की वजह से शायद आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही होगी, तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें स्टार्ट करेंगे ये पार्श्व विस्थापन का मान कितना होता है, ओके। और उसके बाद फिर वहाँ से एंट्री करेंगे लेंस में, फिर बहुत दूर तक आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।